जैसे नदी अपने आप में कुछ पुराना कुछ नया समेटती चलती है, कला की यात्रा भी वैसे ही होती है। सन्नद शस्त्रा दुर्गावत दुर्गा चंदेल तनिया श्रीदलपत भार्या वीर प्रसविनी आरेदल विमर्दिनी नमामि 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 त्वां दुर्गा नमामि 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 त्वां दुर्गा नमामि 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 त्वां दुर्गा। ये प्रयोग किसी भी शास्त्रीय विधा में प्रयोग ऐसा होना चाहिए जो उसके मूल स्वभाव से विपरीत ना जाए। जहां हाथ है वहीं दृष्टि, जहां दृष्टि है वहीं मन होना चाहिए, जहां मन होगा वहीं भाव उत्पन्न होगा, और जहां भाव उत्पन्न होगा वहीं रस होगा। कि भारतीय विद्या भवन लंदन में एक फेस्टिवल था, उसमें मैंने ये रचना बुंदेली की प्रस्तुत की थी। हम पक्षी को देख रहे हैं, उसे निहार रहे हैं और उसे उड़ा दे रहे हैं। अगर यही चीज मैं इधर देखकर करती तो क्या आपको समझ आता? बिल्कुल नहीं। बहुत ही फोकस्ड लाइफ स्टाइल, कड़ी मेहनत विद अ क्लियर एम, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों, प्रदर्शनकारी कलाएं हमारी तहजीब और संस्कृति का दर्पण है। जिंदगी ऊर्जा से लबालब हो जाती है जब इन कलाओं की बारीकी को हम करीब से देखते हैं और इनके सौंदर्य को महसूस करते हैं। नृत्य, संगीत हमारी जिंदगी को खुशियों और उत्साह से भर देते हैं। कथक नृत्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है और आज के इस एपिसोड में हम आपका परिचय करवा रहे हैं इंटरनेशनल कथक एक्सपोनेंट, गुरु एवं आर्ट राइटर, कथक रत्न डॉक्टर शांभवी शुक्ला मिश्रा से। रास नृत्य और कथक नृत्य का अंतर संबंध इस उठान में इस अंग विन्यास द्वारा दिखाई पड़ता है। दादा गुरुजी पंडित कुंदनलाल गंगानी जी की रचना उठान। प्रख्यात कथक नृत्यांगना डॉक्टर शांभवी देश एवं विदेश में अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। आप कथक नृत्यांगना के अलावा संस्कृत स्कॉलर, एक अच्छी वक्ता, एक अच्छी गुरु, कॉम्पेयर एवं कोरियोग्राफर भी हैं। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में आपके कई लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही कथक की बारीकियों को अपने आप में समेटे आपकी एक पुस्तक कथक विनियोग का भी प्रकाशन हो चुका है। बहुत कम उम्र में ही आपको दूरदर्शन की ए ग्रेड कलाकार का दर्जा भी मिल चुका है। कई प्रतिष्ठित मंचों एवं संस्थान में आपको कला एवं साहित्य जैसे विषय पर लेक्चर के लिए भी आमंत्रित किया गया है। आप यूनेस्को इंटरनेशनल डांस काउंसिल CID पेरिस की भी मेंबर हैं।
महत्वपूर्ण अवार्ड एवं टाइटल्स जो आपको मिले हैं उन्हें हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। प्रख्यात कथक नृत्यांगना पद्मश्री सितारा देवी ने सन 2004 में मुंबई में द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट ऑफ हर जनरेशन के लिए शांभवी जी को सम्मानित किया है। प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है, जैसे संगीत समाज पुरस्कार, सन 2001 में पटना में संगीत कला रत्न, 2003 में नृत्य प्रवीण पुरस्कार, सन 2004 में मुंबई में श्रृंगार मणि सुर सिंगार पुरस्कार, 2013 में अभिनव कला परिषद द्वारा अभिनव स्वर्ण सम्मान, 2018 में यंग अचीवर्स अवार्ड जैसे महत्वपूर्ण सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। कई महत्वपूर्ण समारोह में आपने निर्णायक की भूमिका भी निभाई। साथ ही कई महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप एवं फेलोशिप आपको प्राप्त हो चुकी हैं। कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप प्रस्तुति दे चुकी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं मांडू उत्सव, पंडित कुंदन लाल गंगानी स्मृति समारोह, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह, न्यू दिल्ली आनंदी फेस्टिवल हुगली, भारत भवन भोपाल में आसपास समारोह, कालिदास समारोह उज्जैन, हरिद्वार उत्सव, शिवरात्रि महोत्सव, रसरंग, सिंहस्थ, ध्रुपद समारोह, प्रतिभा उत्सव रायपुर, वसंत उत्सव वाराणसी, खजुराहो उत्सव, भारतीय विद्या भवन लंदन में आप प्रस्तुति दे चुकी हैं, शरद चंद्रिका उत्सव NTPC यूपी। इसके साथ ही कई अन्य प्रतिष्ठित मंचों पर भी आप अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर शांभवी शुक्ला मिश्रा से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रधान नामों में। मैं हूं वृंदा प्रधान अजमेरा। मित्रों, हम शुरू करने जा रहे हैं आज से हमारा खास सेगमेंट जिसका नाम है मास्टर क्लास विद माइस्ट्रो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेगमेंट का। हम आपको बता दें, जिस सेगमेंट की हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए मास्टर्स से। जानेंगे, समझेंगे उनके क्षेत्र की अपनी बारीकियां और ढेर सारी बातें होंगी, गुफ्तगू होंगी उन मास्टर्स के साथ। तो आज के सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं देश की प्रख्यात कथक नृत्यांगना, कथक रत्न डॉक्टर शांभवी शुक्ला मिश्रा, जो कि कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मानों से, पुरस्कारों से उन्हें नवाजा जा चुका है। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए आइए मिलते हैं हमारे खास मेहमान से, जो कि हैं डॉक्टर शांभवी शुक्ला मिश्रा। बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार। नमस्कार शांभवी जी, सबसे पहले अतीत के पन्नों को हम कुछ पलटना चाहेंगे और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि
क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला? दरअसल अगर वाकई में सोचा जाए तो ये तो मैंने जब से होश संभाला तब से ही कथक नृत्य को अपने साथ पाया जी। तो इसका श्रेय तो मेरे माता पिताजी को जाता है जी। कि उन्होंने नृत्य की प्रतिभा मेरे अंदर देखी और शास्त्रीय नृत्य कथक की शिक्षा बाकायदा मुझे दिलवाई। शांभवी जी जो कि आज पर्याय बन चुकी हैं कथक का, यदि हम ये कहें कि कथक और शांभवी जी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत होगा या अतिशयोक्ति होगा। देश विदेश में कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी इन्होंने अपनी इस प्रतिभा से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है और कथक को एक अच्छी खासी पहचान दिलाई है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी। शांभवी जी परफॉर्मर, कोरियोग्राफर, कथक नृत्यांगना, इतना सब होने के बाद भी एक बहुत अच्छी आप राइटर हैं, तो वाकई एक बहुत प्राउड सा फील होता है कि एक कला क्षेत्र से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, नृत्यांगना होने के साथ ही वो राइटर भी है। आपकी एक बुक पब्लिश हो चुकी है, तो हम जानना चाहेंगे उस बुक के बारे में कि कैसे आपके मन में आया उस किताब को लिखने का। दरअसल बात ये है कि शुरू से ही मेरा रुझान कथक नृत्य के साथ साथ उसके साहित्यिक पक्षों पर और सिद्धांतिक पक्ष रहा उसको जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रही। उस दौरान और जो भी विधिवत शिक्षा होती है, BA, MA, नेट, PhD, डॉक्टरेट, इस पूरे क्रम में जो भी मैंने अध्ययन किया और इसके अलावा साथ ही साथ विभिन्न मंचों पर नृत्य करके और गुरुओं के पास बैठकर जो शिक्षा प्राप्त की, उसका जो इल्म था, तो ये दोनों चीज़ों से एक आप सिद्धांतिक पक्ष का अध्ययन और दूसरी ओर व्यवहारिक मंच प्रस्तुति का अनुभव, इन दोनों को मैंने एक साथ लाने का प्रयास किया है अपनी किताब में कथक विनियोग में जी, जिसका नाम है कथक विनियोग। कथक विनियोग, जिसके लिए मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा आपको एक अवार्ड भी मिला है, पुनर्नवा अवार्ड से आप नवाजी जा चुकी है, उसके लिए बहुत बधाइयां हम आपको संप्रेषित करते हैं। और यही हमारी शुभकामना है कि यूं ही ये शांभवी शुक्ल मिश्र देश दुनिया में अपने नाम से, अपने काम से एक ऊंचा मुकाम हासिल करती रहे। शांभवी जी, कथक रत्न का दर्जा भी आपको प्राप्त है, कई प्रतिष्ठित सम्मान से आपको नवाजा जा चुका है। एक लंबी फहरिस्त है इन सम्मान की, इन प्रतिष्ठित मंचों पर जहां आपने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। बाकी थोड़ा सा आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि वो कौन से मंच थे या वो कौन से सम्मान थे जिनके बारे में बात करके या सोचने के बाद थोड़ा सा आप इमोशनल सा हो जाती हैं, या ऐसा लगता है जब हम इन अवार्ड्स की या उन मंचों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अतीत में हम पहुंच चुके हैं, वहां की यादें उमड़ घुमड़ के हमारे जहन में दस्तक देने लगी हैं। थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे। हर मंच अपने आप में एक अनूठा अनुभव है जी। हर मंच, किसी भी एक मंच को दूसरे के साथ उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सारे अनुभव अलग हैं जी। और एक चीज़ ये साझा करूँगी, जब आप बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं और वो जो कहते हैं कि लड़कपने की उम्र रहती है, तो उस समय अगर कहीं हल्का सा आपको भान आए कि आज ये किया, आज वो किया, तो उस समय जो अगला मंच है वो आपको नई सीख दे देता है। बिल्कुल। तो ये कभी भी किसी को नहीं सोच के चलना चाहिए कि हाँ, जिसको कहते हैं ना कि बीइंग इन सेवेंथ हेवन और समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए जो गुरुओं से जो शिक्षा प्राप्त की कि हमेशा ज़मीन पे, अगर आसमान पर जाना है तो आपका पैर ज़मीन पर गड़े हुए रहने चाहिए। इस सोच के साथ बहुत सारी सीखें मिली हर एक मंच को करने के साथ। और कलकत्ता में एक जो यादें तो बहुत सारी हैं और अलग अलग मंच अलग अलग एक अपने आप में याद दे देता है। पर
2007 के आसपास की बात होगी। कलकत्ता का बहुत प्रतिष्ठित समारोह था, अखिल भारतीय समारोह था, जिसमें शुजात खान साहब सितार पे थे और सभी अच्छे कलाकार थे। तो उसमें मुझे कथक नृत्य प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया था और वहां पर मैंने 21 मात्रा का अल्प प्रचलित ताल गणेश ताल प्रस्तुत किया था जी। वहां विशेष बात यह थी कि जो मंच था वो प्राचीन काल में जैसे महल हुआ करते थे, महल में ही उन्होंने वो कार्यक्रम आयोजित किया था। तो वो बड़े बड़े सुंदर नक्काशीदार उसके खंबे, सुंदर वैसा ही पूरा मंच की आभा जी। और सबसे प्रमुख बात जी, ऑडियंस, दैट वाज अ ओवरनाइट प्रोग्राम। और वहां की ऑडियंस ऐसी मिली थी जी कि रात के मेरी प्रस्तुति आई थी लगभग रात में 3 बजे जी। अब आप समझ सकते हैं कि रात में 3 बजे जब प्रोग्राम आए तो कलाकारों की क्या स्थिति होगी और दर्शकों की। बट वहां के वातावरण में दर्शक बिल्कुल चैतन्य अवस्था में जी और बिना पलक झपकाए कार्यक्रम देख रहे, यानी कितना सुंदर दृश्य होगा वो, और वाकई किस तरह से बांधे रखा। अनुभूत हुआ कि कलकत्ते को जो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोग देखते हैं वो क्यों देखते हैं जी। और उस समय वो जो कार्यक्रम के दौरान दर्शकों से एक संवाद स्थापित हुआ, जो एनर्जी भी मिलती है वो बहुत अलग थी जी। वैसे ही मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित समारोह मांडू समारोह, वहाँ की जो आभा थी वो देखते ही बन रही थी कि नृत्य करने का एक मूड बन जाता है जी। खजुराहो की ही ले लें उदाहरण, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव। तो खजुराहो में मंदिरों के पृष्ठभूमि में नृत्य करना अपने आप में अनूठा अनुभव है जी। बिल्कुल शांभवी जी, यूं तो कथक नृत्य बहुत लोग किया करते हैं, बाकी यहाँ जो आपको लोगों से जुदा बनाता है, जो लोगों से अलग एक पहचान दिलाता है, वो ये है कि नवाचार, कथक में शास्त्रीय नृत्य में नवाचार को आपने इंट्रोड्यूस किया, एक अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स आपने किए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका उल्लेख करना मैं जरूर यहाँ पर चाहूंगी कि बुंदेली बोली, बड़ी प्यारी सी बोली है बुंदेली, उस बुंदेली बोली को अपने नृत्य के द्वारा भाव भंगिमाओं में लाना, एक बहुत ही सुंदर सा मनोहारी सा दृश्य बन जाना अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और बुंदेली भाषा का प्रयोग नवाचार के रूप में शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से आपने अपनी प्रस्तुति में किया, तो कैसे क्या मनस्थिति थी उस समय, या किस तरह से आपके जहन में आया कि ये कुछ एक्सपेरिमेंट, ये नवाचार हमें करना चाहिए अपने नृत्य के दौरान? ये तो आप जब साधना कर रहे होते हैं जी और प्रस्तुतियां देते हैं तो उसके दौरान तो ये कला में ये प्रोसेस चलती रहती है कि कला जो है एक नदी के समान है, कि पारंपरिक रूप से आपको जो मिलता है, जो शिक्षा, जो तालीम, और उसको आप अपने रियाज के माध्यम से उसमें चमक लाते हैं जी। उसके साथ साथ नई चीजों का समावेश भी उतना ही जरूरी है। जैसे नदी अपने आप में कुछ पुराना कुछ नया समेटती चलती है, कला की यात्रा भी वैसे ही होती है जी। तो जबलपुर में जब मेरा कार्यक्रम हुआ था तब मैंने रानी दुर्गावती जी पर एक कविता लिया था और उन पर केंद्रित अपनी प्रस्तुति की थी, जो वहाँ के लोगों को बहुत ही अच्छी लगी थी। सन्नद शस्त्रा दुर्गावत दुर्गा चंदे तनया श्रीदलपत भार्या वीर प्रसविनी अरिदल विमर्दिनी नमामि 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 त्वां दुर्गा नमामि 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 त्वां दुर्गा नमामि 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 त्वां दुर्गा। इस तरह की रचना जी। तो एक अलग ही माहौल है और एक अलग ही उत्साह है। शांभवी जी से बातचीत हम कर रहे हैं प्रधान नामा में, और बहुत गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं कि देश की सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शांभवी जी से आज हमें चर्चा करने का मौका मिल रहा है। कथक की बारीकियों को, कला संस्कृति से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर हम गहनता से विचार विमर्श कर रहे हैं। तो बुंदेली की जो आप बात पूछ रहे थे कि इसी क्रम में ये जहन में आया, क्योंकि मैं जन्मी बुंदेलखंड क्षेत्र में हूँ, सागर में।
और काफ़ी पढ़ा, कवि पद्माकर जी को पढ़ा, उनकी रचनाओं को कथक नृत्य में प्रस्तुत किया। वैसे ही कवि केशव दास जी की रचनाओं को भी लिया, बहुत सारे कवियों की रचनाओं को लिया। तो उसी क्रम में ईसुरी जी को, उनकी रचनाओं को सोचा कि इनको कथक नृत्य में प्रयोग किया जाए और कैसा प्रयोग किया जाए, क्योंकि प्रयोग किसी भी शास्त्रीय विधा में प्रयोग ऐसा होना चाहिए जो उसके मूल स्वभाव से विपरीत ना जाए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ईसुरी, महान कवि ईसुरी की भी आपने अभी जिक्र किया, और ईसुरी की जो बुंदेली फागे हैं, बड़ा मीठा उन्होंने लिखा, गाया, और उसको एक जो समृद्ध इतिहास है उसको लोगों तक पहुंचाया। फागों के लिए जी वो प्रचलित है ही, बिल्कुल। और आज बुंदेली भाषा को आप भी अपने कथक नृत्य के माध्यम से देश विदेश में पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये एक अनूठा स्तुत्य प्रयास है। उसके लिए भी आपके लिए बहुत धन्यवाद हम देते हैं। शुक्रिया जी। ये बुंदेली की जो बात चल रही थी, जिससे मुझे एक चीज याद आई कि भारतीय विद्या भवन लंदन में एक फेस्टिवल था, उसमें मैंने ये रचना बुंदेली की प्रस्तुत की थी लंदन में। एंड इट वाज वेरी वेल टेकन बाय द ऑडियंस। ग्रेट। लोगों को समझ आया कंसेप्ट। बिल्कुल, रस और भाव एक ऐसी चीज है जो अगर कलाकार सच्चाई से कर रहा है तो वो संप्रेषित होता है। बिल्कुल सही कहा। आप तो कहते भी हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। भाव भंगिमाएं जो कह जाती हैं, शब्द उन्हें नहीं कह पाते इतने प्यार से, और वही काम आप करते आ रहे हैं। तो शांभवी जी, जो ये पुस्तक आपने लिखी है, इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत सारे आर्टिकल्स भी आपके पब्लिश हो चुके हैं, लेखन का कार्य भी आप करती जा रही हैं, और लेखन के क्षेत्र में भी आपको पुनर्नवा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। शांभवी जी, एक बात और, बहुत कम उम्र से आप कथक नृत्य की साधना में रत हैं, बहुत कम उम्र से, और ये बात यहाँ उल्लेखनीय है कि लगभग 19 साल की आपकी उम्र थी तब से आप दूरदर्शन की A ग्रेड आर्टिस्ट हैं। तो लेखन, कोरियोग्राफी, एज ए गुरु आप बच्चों को जो पढ़ा रही हैं, कथक की शिक्षा दे रही हैं, ये सब चीजें आप कर रही हैं। लोगों में एक भ्रांति है, या जो भी है, लोगों का ये सोचना है कि ऊंचे मुकाम तक जाने के लिए, ऊंचे स्थान तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं एक जैक, एक सोर्स की जरूरत पड़ती है। बहुत कम उम्र में आपने बहुत ऊंचा नाम बनाया, बहुत ऊंचा स्थान और ओहदा अपना बनाया। तो आप मेरे इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? आप क्या कहेंगे इस बारे में कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए थोड़ा सा उससे पीछे से जैक मिलना या किसी इंसान का सहारा मिलना जरूरी है? बिल्कुल। इस संदर्भ में सबसे ज्यादा तो इंसान अपने स्वयं के अनुभव से बोलता है। जी। तो मेरा जो अनुभव रहा है कि बहुत ही फोकस्ड लाइफस्टाइल, कड़ी मेहनत विद अ क्लियर एम, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और धैर्य। खास तौर से कला के क्षेत्र में कुछ भी बहुत जल्दी नहीं होता। उसको जब कलाकार अपना सब कुछ देता है, जीवन देता है, संपूर्ण समर्पण देता है, तब कला में तासीर पैदा होती है, और कला की तासीर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। कला में अगर तासीर नहीं, प्रभाव नहीं, तो कुछ नहीं। जी। मान लीजिए कोई सी ठुमरी हुई और उसमें नायिका क्या कहना चाह रही है, वो अगर दर्शकों तक संप्रेषित नहीं हुआ, इसका क्या अर्थ है? जी। और यही रस निष्पत्ति सिद्धांत, नाट्यशास्त्र इत्यादि जैसे ग्रंथों में मिलते हैं। तो गहन अध्ययन और बहुत कड़ी मेहनत के साथ इंसान जो प्राप्त करता है, और खास तौर से मैं प्रदर्शनकारी कलाओं के संदर्भ में बात कर रही हूँ यहाँ पर, वो चीज मंच पर कन्वर्ट होती है, क्योंकि उसमें सच्चाई होती है, उसमें आपकी मेहनत होती है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल। और कला की ये सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जहां तक बात रही सपोर्ट की, आजकल माहौल ऐसा है, सब जगह ये चीज
देखते हैं, सुनते हैं कि जिसका सोर्स है उसका ही सब कुछ होगा, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि मान लीजिए सोर्स के बलबूते पे भी जो लोग मंचों पर जा रहे हैं, प्रस्तुति दे रहे हैं या जो कुछ भी मुकाम हासिल कर रहे हैं, वो उसमें क्वालिटी क्या है? बिल्कुल। तो वो क्वालिटी, वो रस, वो आपके मन तक आपके रस और भाव पहुंचाने वाली बात, जब तक आपकी मेहनत, आपकी उसमें पूरा संपूर्ण डेडिकेशन नहीं होगा, तब तक वो बात पैदा नहीं हो सकती। जी। तो बिल्कुल ये बात सच है कि माहौल होना चाहिए, कलाओं का सही माहौल होना चाहिए, सही गुरु का मार्गदर्शन मिलना चाहिए और मानसिक और अन्य प्रकार से मदद मिलनी चाहिए, पर पॉजिटिव सपोर्ट मिलना चाहिए जी सभी को। तो वो निश्चित तौर पर मदद करता है जी। और वो तो मिलना ही चाहिए। आज जो शांभवी शुक्ला मिश्रा जो कथक रत्न बन चुकी हैं, जो देश दुनिया में एक अलग नाम, एक पहचान बन चुकी हैं, तो इस सफलता के पीछे जिन लोगों का सहयोग है, जिन लोगों का साथ है, उनका जिक्र भी हम चाहेंगे एक बार आप। बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरे माता पिता डॉक्टर कविता शुक्ला, जो स्वयं एक प्रसिद्ध संस्कृति कर्मी हैं, बुनियाद सांस्कृतिक समिति का सभी कार्यभार वो संभालती हैं जी। सचिव, सह सचिव, इन सभी पदों पर रहते हुए मेरे पिताजी, जो कि सागर मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, वो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कला समीक्षक हैं, श्री मुन्ना शुक्ला जी। तो माता पिता का तो सबसे बड़ा योगदान है, जिसके अलावा मेरे भाई डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर शुक्ला जी। मेरा संपूर्ण शुक्ला परिवार, जहाँ पर मैंने रात भर रियाज करके सबको बहुत डिस्टर्ब किया है, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि डिस्टरबेंस हो रहा है। दादी ने, ना चाचा ने, ना चाची ने। तो ये उन लोगों का बहुत ही एक सपोर्ट हमेशा से रहा जी। कि माहौल बहुत अच्छा मिले। बच्चा अभ्यास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसे हर तरह से, इसी सपोर्ट की मैं बात कर रही थी इससे पहले जो हम बातचीत कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो मेरे प्रथम गुरु पंडित प्रेम नारायण गुरु जी, जो कि बनारस घराने की नृत्य शैली की तालीम जिन्होंने मुझे दी, उन्होंने बहुत अपना, जिसको कहते हैं दिल लगाकर बच्चे पर मेहनत करना, वो उन्होंने मेरे साथ किया। बहुत अच्छे से मुझे गहन तालीम दी कथक नृत्य की। तो मेरे माता पिता, मेरा परिवार और हमारे वर्तमान में गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी, जिनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता ही रहता है। और विवाह उपरांत मेरे हस्बैंड श्री ब्रजेश मिश्र जी, जो स्वयं एक सुप्रसिद्ध गायक हैं, कंपोजर हैं, उनका सहयोग भी मुझे मिलता है। और मुझे अपने ससुराल पक्ष से माता पिता श्रीमती कुमुद मिश्रा जी और श्री श्यामनाथ मिश्र जी, इन लोग का भी आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त होता है जी। जब शुरुआत से हमें सपोर्ट मिलता है परिवार में, जैसे संस्कार की घुट्टी पिलाई जाती है, उस तरह से यहाँ पर कला घुट्टी के रूप में आपको मिला है। यानी एक ऐसा माहौल आपके घर में रहा है जिसने बहुत सहयोग किया आपको आगे बढ़ाने। हमारे भाई के जो गुरुजी रहे हैं सितार के जी, पंडित संजय गुहा जी, वो मैहर घराने के बहुत सुप्रसिद्ध सितार वादक हैं और गुरु हैं जी। और वो भारतीय विद्या भवन में अभी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उनका भी मार्गदर्शन मुझे और मेरे भाई को डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर शुक्ल को मिलता रहता है। और अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में अपने माता पिता दोनों पक्षों के आशीर्वाद लेकर हम लोग ये कला संघर्ष में रत हैं।
शामावी जी, एक बात और, बुंदेलखंड टूरिज्म सागर की आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो बुंदेलखंड में जो कथक नृत्य है उसके प्रचार प्रसार के लिए आपकी भूमिका किस तरह की रही? बुंदेलखंड में जो अपनी जन्मभूमि होती है उससे तो सभी को प्यार होता है, और उसके लिए जहाँ पर मैंने अपनी कथक की सीखना प्रारंभ किया और फिर उसके बाद विशेष शिक्षा के लिए दिल्ली गई, वहाँ पर शिक्षा ली कथक की। मुझे यह महसूस हुआ कि जो यहाँ की बच्चियाँ हैं, यहाँ मैं कैसे वो चीज़ ला पाऊँ, क्या करूँ। तो इसलिए मेरा हमेशा से ही ये प्रयास रहा है और कोशिश रही है, और उस माहौल को बनाने में कि एक माहौल, कला का माहौल रहे जी, कला के प्रति लोगों का दृष्टिकोण सही रहे, और तालीम, कथक नृत्य की जो सही टेक्निक है, अलग अलग बंदिशें हैं, उन सब कथक के प्रचार प्रसार के लिए इस बुंदेलखंड क्षेत्र में, सागर और आसपास के इलाकों में मैंने स्वयं के खर्चे पर बच्चों को सिखाया है। और ये निरंतर प्रक्रिया चली है जी, 1 दशक तक, जिस वक्त मेरा सागर में रहना ज़्यादा होता था जी। और कोशिश करती हूँ कि ये सभी देश में कथक का प्रचार प्रसार संपूर्ण देश में अच्छे से हो सके जी। बिल्कुल। पर 1 दशक तक मैंने निःशुल्क कथक का प्रशिक्षण दिया है जी, खास तौर से बुंदेलखंड की उन बच्चियों के लिए जो बाहर जाकर ये शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं। बहुत अच्छा आपने कार्य किया, सराहनीय कार्य रहा। हम एक बात और जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि शास्त्रीय नृत्य एग्जैक्टली है क्या, और कथक क्या शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत ही आता है? हाँ। और नाट्य शास्त्र और ये जो कथक है उसमें क्या संबंध है? शास्त्रीय नृत्य, कथक, सबसे पहली बात तो कथक बहुत उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है, और हमारे देश में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियां प्रसिद्ध हैं। कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। हाल ही में जो रिसेंट शास्त्रीय नृत्य की मान्यता जिसको मिली है वो है सत्रिय। ओके। कथकली, मणिपुरी, इस तरह से 8 नृत्य शैलियां हैं जी। तो शास्त्र, जहाँ शास्त्र शब्द आता है, ये शास्त्र शब्द संस्कृत की शस धातु से बनता है। तो शास्त्र शब्द जहाँ आ रहा है निश्चित तौर से जी, वहाँ पर प्राचीन जो हमारे वैदिक परंपरा रही है, शास्त्र रहे हैं, तो हर नृत्य का एक शास्त्र रहा, तभी उनका नाम शास्त्रीय नृत्य पड़ा जी, क्योंकि उनकी अपनी एक नियमावली है। उस नियमों के अनुसार ही उन नृत्य की प्रस्तुतियों को किया जाता है जी। पंचम वेद के रूप में प्रतिष्ठित है नाट्य शास्त्र। 4 वेदों के बारे में तो सबको मालूम जी। अब पंचम वेद नाट्य शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हर नृत्य शैली में जी। और ये बात बहुत जब चर्चा करते हैं, बच्चों को भी हम लोग सिखाते हैं और कहते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है। पर जब मैं उनके इंटरकनेक्शंस को व्यवहारिक रूप से नृत्य प्रस्तुति में करके बताती हूँ, तो उन्हें लगता है कि हाँ गुरुजी, ये जो इतने सालों पहले, लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो शास्त्र रचे गए हैं, उनकी मूलभूत बातें आज भी प्रासंगिक हैं। यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मना, यतो मना ततो भावा, यतो भावा ततो रसा। जहां हाथ हो वहीं दृष्टि हो जी। जहां आपकी दृष्टि हो वहीं आपका मन भी होना चाहिए। जहां हाथ है वहीं दृष्टि है, जहां दृष्टि है वहीं मन होना चाहिए। जहां मन होगा वहीं भाव उत्पन्न होगा, और जहां भाव उत्पन्न होगा वहीं रस होगा।
वाह। तो ये जो मैंने अभी किया, बताइए मैंने क्या किया? तो अगर हम पक्षी को देख रहे हैं, उसे निहार रहे हैं और उसे उड़ा दे रहे हैं, अगर यही चीज मैं इधर देखकर करती तो क्या आपको समझ आता? बिल्कुल नहीं। तो ये सभी चीजें, इस तरह की काफी सारी चीजें हमारे शास्त्रों में हैं। जी, शास्त्रों में, शास्त्रीय नृत्यों में बॉडी मूवमेंट्स के बहुत सारे नियम हैं जी, कि आपकी अपर बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कमर नहीं हिलनी चाहिए, श्रृंगारिकता बहुत मर्यादित स्वरूप में विद्यमान रहती है सभी शास्त्रीय नृत्यों में। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कि मैं ये बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि शास्त्रीय नृत्यों के स्वरूप को तोड़ मरोड़ कर फिल्मों में प्रस्तुत किया जाता है। जी। तो आज दर्शकों से मैं ये बात साझा करना चाहूंगी कि फिल्म जो है, फिल्म विधा के तौर पर सभी चीजों को आंशिक रूप में लेता है और उन्हें अपनी कथा वस्तु के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से उसे प्रेजेंट करते हैं। जी। तो उसको देखकर कोई भी एक अपनी धारणा नहीं बनाना चाहिए, जो कि अक्सर समाज में होता है। अच्छा शांभवी जी, एक बात और, जो वर्तमान में कथक नृत्य जो चल रहा है अभी, उसका नाट्य शास्त्र से कोई संबंध है? बिल्कुल है। या उसका स्वरूप परिवर्तित सा होता महसूस हो रहा है? वो तो एक जो नृत्य शैली होती, कोई भी नृत्य शैली होती, वो तो समय के साथ थोड़ा परिवर्तित हो जाती है। जी। वो तो स्वाभाविक बात है कि जो हमारे गुरु की नृत्य शैली है, एग्जैक्टली आई एम नॉट अ फोटोकॉपी ऑफ हिज डांस, मेरी अपनी एक नृत्य शैली है, पर जो मूलभूत सिद्धांत है, अंगे नालंब सेद गीतम हस्ते नार्थ प्रदर्शनम चक्षुर्या भाव पेद भादम पादाभ्याम ताल निर्णय। जी। तो गीत का आलंबन अंगों द्वारा करना चाहिए। अगर मैंने ये किया, इससे आप समझ जाएंगे कि मैंने पानी दिखाया। जी, बिल्कुल। तो यहाँ ना कोई गीत है ना कुछ है, लेकिन रस उत्पन्न, भावभंगिमाओं से हम संप्रेषित कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं लोगों तक। तो बहुत सारी ऐसी मूलभूत बातें हैं, और जब कोई भी रचना प्रस्तुत की जाती है तो उसके निर्देश जो है हमारे नाट्य शास्त्र में किए गए, और ये दरअसल इतना बड़ा विषय है कि इसके लिए ही अलग से एक पूरा एपिसोड होना चाहिए, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ। समय की हमारे पास कमी है और शांभवी जी के पास ज्ञान का अथाह सागर है, तो इस ज्ञान के सागर में हम तो डुबकी लगाना चाहते हैं, बाकी समय हमें थोड़ा सा रोक रहा है, थोड़ा सा टोक रहा है कि अपनी बातों को थोड़ा सा हम कट शॉर्ट करें और ज़रूरी जो बातें हैं वो हम दर्शकों तक ज़रूर पहुँचाएं। तो शांभवी जी, और कुछ ऐसे, यूं तो बहुत लंबी फहरिस्त है आपने जो सम्मान, जो पुरस्कार अर्जित किए हैं, बाकी कुछ नाम हम चाहेंगे जो आप दर्शकों तक पहुंचाएं, उन सम्मान, वो जो अवार्ड्स आपको मिले हैं। बहुत जो यादों की बात हो रही थी, तो कथक नृत्य की साम्राज्ञी विदुषी स्वर्गीय सितारा देवी जी, उनके हाथों से मुंबई में मुझे श्रृंगार मणि की उपाधि प्राप्त हुई थी जी। और उस समय बड़ा अच्छा माहौल था जी, ऑडिटोरियम जो है सभी दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, और उस समय फेलिसिटेशन होना नहीं था, पर मुझे ये सौभाग्य मिला कि सितारा जी के सामने, जो मेरी प्रेरणा का स्रोत रही हैं, उनके सामने नृत्य प्रस्तुति करने का ये अवसर मिला जी। और नृत्य प्रस्तुति के बाद वो इतना अभिभूत हुई, खुश हुई कि उन्होंने मंच पर आकर स्वयं जो है मुझे ऐसे, तू इधर आ, जो उनकी आदत थी, तू इधर आ, और ऐसे माला लेके मुझे ऐसे डाल दी, हाथ से पकड़े हुए। बहुत अनूठा अनुभव। और पीठ पे हाथ रख के ऐसे बोला कि ये है बेस्ट डांसर।
तो वो सबसे बड़ा जो है जी जी अवार्ड एक होता है जी। श्रृंगार मणि मुंबई से मिला, संगीत कला रत्न मिला बिहार से, जी। और हाल ही में लेखन के लिए पुनर्नवा पुनर्नवा जी। मिला करता मतलब ये एक बड़ी बात हो जाती है शांभवी जी की जो कला क्षेत्र में चूंकि एक पहचान जो आपकी है नृत्यांगना के रूप में है, कथक नृत्यांगना, और उसके बाद में लेखन भी इतना आपका परिपक्व रहा, इतना बढ़िया लेखन रहा कि उसके लिए भी आपको सम्मानित किया गया। तो ये एक उल्लेखनीय बात हो जाती है और ये गौरव की बात है हम सबके लिए। आप सारी जी अलंकार हैं जो प्राप्त हुए हैं, तो उनका उससे जो है आपकी जिम्मेदारी आप और बढ़ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाया करती हैं और लोग और हमें ऊंचे पहुंचने के लिए फिर हमारी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जी। आगे आने वाले समय में शांभवी जी बुंदेलखंड में आप क्या सोचती हैं कि कथक का प्रचार प्रसार किस तरह से हो रहा है, या कहाँ देख रही हैं आप आगे आने वाले समय में कथक क्षेत्र में बुंदेलखंड? जो विगत 2 दशकों में हम सभी के प्रयास रहे हैं वो फलीभूत होते मुझे नजर आ रहे हैं। बाकी जगह की तुलना में हमारे यहाँ कथक नृत्य का स्तर अच्छा है जी। और हम लोग तो देश विदेश में सभी जगह परफॉर्म भी कर रहे हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं जी। और अब तो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है जी। इनफैक्ट जिन मुश्किलों को झेलते हुए हम लोगों ने शिक्षा पाई, अब वो चीज़ें आसान होती जा रही हैं। बिल्कुल। तो वो फायदे भी स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं जी। तो देयर आर प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। राइट। तो हम लोगों ने बहुत ही मुश्किलों से, बहुत परेशानियों को झेलते हुए चीज़ों को लिया जी। और गुरु जो कह देते थे उसको पत्थर की लकीर मानकर उस पर अमल करते थे। राइट। और रिकॉर्डिंग फैसिलिटी जो है वो थी बट उसको यूज़ नहीं करने दिया जाता था और इसलिए शायद हम लोग को बंदिशें कंठस्थ हैं। जी। आज हम लोग जब तालीम देते हैं तो बच्चों का ध्यान रिकॉर्डिंग पे ज़्यादा होता है कि हाँ इसको रिकॉर्ड कर लें, इसको चालू कर दें, हाँ वो है फिर वो देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ रह जाता है। जी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसका सारे नेगेटिव ही है, बट वो जो एक गुरु और शागिर्द की डायरेक्ट गुरु जो सिखाता है और जो प्रतिबंध लगाता है, उस प्रतिबंध से आपका ये जो तेज होता है जी कि एक बार में आपको बंदिश पकड़ना है, एक बार में बंदिश को समझ के याद करने की बैठनी, ये सारी जो तालीम की सूक्ष्म बातें हैं वो गुरु शिष्य परंपरा के कारण ये हाँ ये उस गुरु शिष्य परंपरा में ही ये चीजें संभव हैं। जी। तो हम लोग का यही प्रयास रहता है कि ये चीजें कायम रहें, जी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें पहुंचे। हाँ। विश्वविद्यालय शिक्षण पद्धति में जैसे कि मैं MIT इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नोएडा में कथक का प्रशिक्षण दे रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, और भी संस्थान हैं, कथक नृत्य का संस्थान जी देश का प्रतिष्ठित संस्थान कथक केंद्र जो है वहाँ पर भी सिखाने का अनुभव रहा, तो वो तो एक गुरु शिष्य परंपरा पर केंद्रित जी अमल करने वाला संस्थान है। पर उससे इतर विश्वविद्यालय जो प्रणाली है उसमें भी मेरा प्रयास ये रहता है कि कोर्स के साथ साथ चलते हुए ये जो गुरु शिष्य परंपरा के तत्व हैं ये हम अपने शागिर्दों तक पहुँचा सके और वो माहौल वहाँ पर विकसित हो सके। जी। इससे हटकर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी कि नृत्य जो है कथक नृत्य या जो पारंपरिक हमारे नृत्य हैं या शास्त्रीय जो नृत्य हैं, इनसे हटकर आजकल जो है कंटेम्प्रेरी डांस और बैले, हिप हॉप और भी कई सारे डांस फॉर्म्स हैं, तो क्या अंतर है और कहाँ पर हमें लगता है कि नहीं शास्त्रीय संगीत बेहतर है, शास्त्रीय नृत्य शैली बेहतर है, इसको हम अपने देश और संस्कृति से भी जोड़ कर देखें, क्योंकि लिबास में सबसे महत्वपूर्ण इसमें भूमिका रहती है, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य रहता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लिबास, परिधान, भाव भंगिमाओं की रहती है। तो बिल्कुल कथकली जो नृत्य शैली है वो तो अपने आहार्य अभिनय
जी। अपने वेशभूषा के लिए विश्वविख्यात है जी। बहुत ही बारीकी से उनका एक एक मेकअप किया जाता है और बहुत सुंदर मुखौटा और बहुत समय लगता है उसको तैयार होने में जी। जहाँ तक है बात दूसरी शैलियों की और शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य में जो गरिमा है जी और जो संस्कृति जिस तरह से दिखती है वो तो किसी और चीज़ में मुझे नहीं दिखती। हो सकता है ये मेरा आग्रह हो क्योंकि मैं खुद एक शास्त्रीय नृत्यांगना हूँ, पर मुझे ये बहुत लगता है वाकई में जी कि जो दूसरी नृत्य शैलियाँ हैं हमारे यहाँ उनकी तुलना में हमारी जो नृत्य शैलियाँ हैं उसमें हर एक चीज़ का अर्थ है। हम कोई भी चीज़ बिना अर्थ के बिना भाव के नहीं करते जी। जिसमें मेकअप और परिधान का महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ वो तो है ही जी, पर उससे इतर उसका एक अपना एक प्लेस है। हाँ वो है। उसके अलावा उससे इतर भी मैं बात कर रही हूँ कि कथक नृत्य ले तो कथक नृत्य कितना समृद्ध है कि ये सोचिए जी। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसके अलावा बंगाली, मराठी जी, बुंदेली जो मैंने ऐड किया है, इन सभी भाषाओं का प्रयोग कथक में होता है जी। तो जिस विधा में इतनी सारी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा हो, उसके साहित्य का प्रयोग किया जा रहा हो, तो वो साहित्यिक रूप से कितना समृद्ध होगा। एग्जैक्टली। ऑन द अदर हैंड जो आपने प्रश्न मुझसे किया था कि दूसरे जो डांस फॉर्म्स है वहां पर जिम्नास्टिक एलिमेंट बहुत ज्यादा है और ये तो अपने घरों में अगर हम पूछें कि माँ बाप एक शास्त्रीय नृत्य शैली अपने बच्चों को सिखाना चाहेंगे या ये सिखाना चाहेंगे जी, तो उससे इसका जवाब मिल जाता है। बिल्कुल। और चूंकि हिंदुस्तान जो है वो अपनी संस्कृति के लिए ही विश्वविख्यात है, विदेश में भी जो हमारी पहचान है भारत देश की, हमारे हिंदुस्तान की, तो अपनी संस्कृति के कारण ही है। जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं उनमें हमारा देश इतना इतना ज्यादा उन्नति कर चुका है कि हमें इन सारी चीजों के कारण विश्व भर में जाना जाता है। तो उसमें कथक जो है वो अपने आप में, या हम यूं कहें कि भारत को पहचान कथक नृत्य के कारण भी देश विदेश में मिली है, अन्य देशों में मिली है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी मुझे। बिल्कुल जी, क्योंकि हमारी जो परिपाटी है, जो परंपराएं हैं, उनके कारण ही हमें दूसरे देशों में एक अलग सम्मान और स्थान मिला है। तो कथक ने एक कोशिश की है, अनवरत कोशिश की है, करता जा रहा है कि हमारी संस्कृति को, परिपाटी को दूसरे देशों में भी पहुंचाने की कोशिश करें। और आप जैसे लोग वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। शांभवी जी, आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या कहेंगे? कोई मार्गदर्शन या कथक से जुड़ी हुई कोई बात, कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहें? अपनी बात को हम अब खत्म करेंगे आपके संदेश के साथ। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि जीवन में अपने लक्ष्य को तय रखिए, क्लियर माइंड रखिए कि आपको ये करना है और धैर्य रखिए। मुझे ये लगता है जी कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं सभी, शॉर्टकट। हाँ तो देयर इज नो शॉर्टकट थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ। तो अपनी मेहनत से और अपने नैतिक मूल्यबोधों पर खरे उतरते हुए पूरे लगन के साथ लगे रहिए और बहुत जल्दी नहीं मचाइए, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जी, तो शांभवी जी से आज प्रधाननामा में हमने ढेर सारी गुफ्तगू की, बातचीत की, ढेर सारे पहलुओं पर हमने बातचीत की। उम्मीद है आप सभी को ये मुलाकात पसंद आई होगी। शांभवी जी, आपके लिए हम बस यही कहना चाहेंगे, दिल से शुभकामनाएं, दुआएं आपके लिए हमारी, और हम यही कहेंगे, किसी शायर का एक कलाम आपके लिए पढ़ना चाहूंगी कि तुम चमको नभ की किरणों में, तुम चमको नभ की किरणों में, तुम आसमान से बात करो, दुनिया की सारी रंगत तुम अपनी रंगत से बात करो, दुनिया की सारी रंगत तुम अपनी रंगत से बात करो। बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
दोस्तों प्रधाननामा के इस अंक में और सीरीज की शुरुआत में आज इतना ही। डॉक्टर शांभवी शुक्ल मिश्र थी आज हमारे साथ। उम्मीद है आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स हमें जरूर बताइए ताकि अगले अंक में हम आपके पसंदीदा कलाकार से आपकी बातचीत करा सके, चर्चा कर सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।